1989 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मुद्दे और नतीजों के कारण ये है। शाहबानो केस, राम मंदिर, बोफोर्स, जनता दल और बसपा का जन्म। ये राजनीति 1986 से 89 के बीच में घटित हुई, जिससे ये परिणाम निकले। नंबर 1, शाहबानो केस। सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस देने के लिए फैसला दिया। मुस्लिम संगठनों ने इसका सख्त विरोध किया। उन्होंने कहा कि कुरान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कुरान के हिसाब से मेहर की रकम अदा करने के बाद मेंटेनेंस देने का कोई मतलब नहीं बनता। मुसलमानों के दबाव के चलते राजीव गांधी सरकार संसद में मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 लेकर आई, जिसने शाहबानो के केस के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया। उससे मुसलमानों में राजीव गांधी और कांग्रेस को फायदा तो हुआ और उत्तर प्रदेश में अपने मुस्लिम वोट बैंक को भुनाने में कांग्रेस कामयाब रही। नंबर 2, राम मंदिर। मुस्लिम वुमेन एक्ट लाने के बाद मुसलमान तो खुश हो जाएंगे, पर हिंदू नाराज हो सकते थे। ऐसे में अरुण नेहरू ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सलाह दी और उस सलाह के हिसाब से 1949 से अयोध्या में बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में जो राम जन्म भूमि है, वहाँ ताला लगा हुआ था। अरुण नेहरू की सलाह पर रातों रात जज से बात करके रातों रात कोर्ट से ताला खुलवाने का फैसला हुआ और अगले ही दिन राम मंदिर का ताला खुल गया। 9 नवंबर 1989 को जब एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, राम मंदिर का एक तरह से शिलान्यास भी किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका कोई फायदा नहीं मिला। इस कारण से राम मंदिर मुद्दा 89 के चुनाव में नहीं चला। नंबर 3, बोफोर्स। स्वीडन से 410 बोफोर्स तोपों की खरीदारी में करोड़ों की दलाली में करप्शन का मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 1989 का सबसे बड़ा मुद्दा था। इस एंटी करप्शन मुहिम के नेता बने उत्तर प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री वीपी सिंह। वीपी सिंह जो राजीव सरकार में पहले वित्त मंत्री भी रहे थे। वित्त मंत्री के तौर पर जब उन्होंने बड़ी औद्योगिक परिवारों पर शिकंजा कसना शुरू किया तो उनका विभाग बदलकर रक्षा मंत्रालय कर दिया गया। रक्षा मंत्री के तौर पर भी उन्होंने मुद्दा उठाया HDW पनडुब्बी का, जिसमें दलाली की खबर उन्हें जर्मनी से मिली थी कि उसमें इंडियन एजेंट्स ने दलाली खाई है। ऐसा करने पर राजीव गांधी से उनकी झड़प हुई और कुछ ही दिनों में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जैसे ही वीपी सिंह ने इस्तीफा दिया, उसके 4 या 5 दिन बाद अखबारों में एक्सपोजे हुआ कि बोफोर्स तोपों में दलाली में बहुत बड़ा करप्शन इन्वॉल्व था और वीपी सिंह इस एंटी करप्शन मुहिम के अर्जुन बनने में कामयाब हुए। वो अपनी हर चुनावी सभा में एक डायरी दिखाते थे। उस डायरी में वो दिखाते थे कि उनके पास उसमें दलालों के नाम है, उनके स्विस बैंक अकाउंट के नंबर है। 1988 में इलाहाबाद लोकसभा उपचुनाव में निर्दलीय के तौर पर लड़े और कांग्रेस को यहाँ बड़ी शिकस्त उन्होंने दी। इस चुनाव को जीतने के बाद वीपी सिंह ने विपक्ष का सरदार बनने की भूमिका तैयार कर दी थी। नंबर 4, जनता दल का जन्म। विपक्ष को वीपी सिंह के रूप में एक अर्जुन मिल गया था। वीपी सिंह के पीछे जितनी भी समाजवादी सोच की पार्टियां थी वो लामबंद होने लगी थी। वीपी सिंह के जन मोर्चा, अजीत सिंह के लोकदल, देवीलाल के लोकदल, जनता पार्टी को मिला करके जनता दल का गठन किया गया। ये एक्सपेरिमेंट 1977 में इंदिरा गांधी को हराने के लिए भी किया गया था, जब सारा विपक्ष मिल करके जनता पार्टी बनाई गई थी, पर उसमें वाजपेयी और आडवाणी भी थे। पर 89 में भाजपा ने जनता दल से अलग चुनाव लड़ा था। यूपी का ओबीसी वोट पूरी तरह जनता दल के पीछे लामबंद हो गया और 1989 में उत्तर प्रदेश में जनता दल को पूर्ण बहुमत मिला। नंबर 5, बसपा का जन्म। विपक्ष की तरफ से मीडिया में तो वीपी सिंह छाए रहे, पर मीडिया एक बात नोट नहीं कर पाया कि कैसे बसपा उत्तर प्रदेश में पनपी और 10% वोट लेकर के कांग्रेस को भारी क्षति पहुंचाई। कांग्रेस जहां 1985 विधानसभा चुनाव में 39% वोट ले गई थी, वो घटकर 27% पे आ गया था। बसपा का 10% वोट सीधे सीधे कांग्रेस को भारी नुकसान था। नहीं तो 1989 में भी यूपी में कांग्रेस की ही सरकार बनती।